साथियों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आपके अपने चैनल कहानी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज ये हमारी रीड की साथियों क्लास नंबर 58 है। 57 से 58 आते आते आई थिंक बहुत बड़ा गैप हो गया, बहुत टाइम हो गया। लगभग 7 to 8 डेज आई थिंक हो गए हैं। लास्ट क्लास भी मुझे लगता है कि हमने हमारी आई थिंक संडे को ही आई थी और आज फिर संडे को आ रही है, मतलब 7 दिन का बीच में गैप हो गया। उसके पीछे कारण ये था कि एक तो मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा था और दूसरा ये था कि स्लाइड भी बनी हुई नहीं थी। ज्योमेट्री के अंदर साथियों स्लाइड बनाने में बहुत टाइम जाता है। आप देखेंगे अभी जब हम क्लास में पढ़ेंगे तो एक एक छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करना और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम्स को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एररलेस हो, गलतियां ना हो, क्योंकि आपको पता है मैथ्स में अगर एक भी एंगल, एक भी साइड का अगर कॉम्बिनेशन गलत लिख दें हम लोग तो पूरा क्वेश्चन हमारे गलत हो जाता है। तो ज्योमेट्री के थोड़े से क्वेश्चन को टाइप करने में ज़्यादा टाइम लग रहा था। सारा काम भी मुझे खुद करना पड़ता है, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, टाइम मिल नहीं पा रहा था, इस वजह से हमारी क्लासेस नहीं आई थी। लेकिन अब पूरी पूरी कोशिश होगी कि जब तक अपन सिलेबस को एंड ना कर दें, बिना गैप के नॉन स्टॉप क्लासेस चले हमारी, किसी भी दिन गैप ना मिले। ये मेरी पूरी पूरी 99% कोशिश होगी कि हमारी क्लास के बीच में कोई गैप ना आए जब तक सिलेबस नहीं हो जाता। बहुत ज़्यादा सिलेबस अब बचा नहीं है, कम ही सिलेबस बचा हुआ है, तो हम लोग उसको बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे। तो साथियों आज से हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा टॉपिक चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। इसकी पार्ट 1 है ये क्लास, और इसके बाद एक क्लास और आएगी पार्ट 2, उसके अंदर हम लोग 2 क्लास में पूरे चतुर्भुज को खत्म कर देंगे। चलिए अब बिना देर किए हुए साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास, और आपके इस क्लास का इंतजार खत्म करते हैं आज से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास चतुर्भुज है, और चतुर्भुज में हम लोग आज की क्लास में दो बेसिकली चतुर्भुज को तो जानेंगे ही कि चतुर्भुज क्या होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है। उसके साथ साथ चतुर्भुज के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स को हम खत्म करने वाले हैं, वो है एक समांतर चतुर्भुज और दूसरा है आयत। दोनों में माइनर सा डिफरेंस है और डिफरेंस को भी जानेंगे, और इस तरीके से हम लोग इस क्लास को खत्म करेंगे। तो 1 और 2 हम लोग इस क्लास में ये करेंगे। अगली जो हमारी क्लास होगी उन 3 टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हमारा सम चतुर्भुज होगा, वर्ग होगा और समलंब चतुर्भुज। तो 2 क्लास में चतुर्भुज को इस प्रकार से साथियों खत्म करेंगे। अब आइए बढ़ते हैं आगे। अगर साथियों हम चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज बेसिकली हमारे पास ये 4 तरह का चतुर्भुज होता है। इसमें सबसे पहला है पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, दूसरा है ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज, और तीसरा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज, और चौथा है काइट। अब अगर हम इसकी चक्रीय चतुर्भुज की बात करें तो हम लोग यहाँ पे चतुर्भुज में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा एक अगला टॉपिक है इसके बाद वृत्त। तो सर्कल के अंदर जो ज्योमेट्री है ना उसमें चक्रीय चतुर्भुज का यूज होता है, तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे। काइट भी हमारे सिलेबस में है नहीं, पता नहीं, तो इसको भी नहीं पढ़ने वाले हैं। हमारे जो सिलेबस में है वो 2 टॉपिक है, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज तो आज की क्लास में ही पढ़ेंगे, लेकिन समलंब चतुर्भुज को अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसी प्रकार से अगर हम समांतर चतुर्भुज की बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है। एक समांतर चतुर्भुज में होता है आयत, दूसरा होता है समचतुर्भुज, और तीसरा होता है वर्ग। तो ये 3 हमारे पास टाइप है समांतर चतुर्भुज के भी। सबसे पहले हम साथियों पढ़ते हैं चतुर्भुज क्या होता है, उसके बाद समांतर चतुर्भुज, और उसके बाद आयत को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं समांतर चतुर्भुज क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब देखिए ये सारा टाइप करना, ये सारे सिंबल बनाना एंगल का, ये इसमें बहुत ज्यादा टाइम जाता है। ये डायग्राम्स को बनाना, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत ज्यादा टाइम जाता है। इस वजह से क्लास नहीं आ पाई थी, है ना। आगे आपको और ऐसी चीजें देखने को मिलेगी कि सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम्स भी बनाने पड़ते हैं। अगर मैं सिर्फ थ्योरी थ्योरी का क्वेश्चन लिख के आपसे करा देता तो उसमें बात नहीं बनती, वो मजा नहीं आता है। कारण कि एग्जाम में आपके साथियों क्वेश्चन में डायग्राम भी बना हुआ आता है, कई क्वेश्चन में डायग्राम बना हुआ आएगा, तो आपको पूरा वो फील आए एग्जाम का कि हाँ एग्जाम का क्वेश्चन इस तरीके का है। तो जो जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, वो क्वेश्चंस को हमने लिया है और उस क्वेश्चन को समझते हुए हम लोग इन टॉपिक को खत्म करेंगे। अगर हम साथियों बात करें चक्रीय चतुर्भुज की डेफिनेशन की, सॉरी चतुर्भुज के डेफिनेशन की, तो चतुर्भुज क्या होता है, एक प्लेन फिगर होता है जो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज करते हैं। 4 साइड से घिरा हुआ होगा, तो 4 एंगल भी होंगे, 4 भुजाएं भी होंगी। वही डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट।
AB, BC, CD and DA is called a quadrilateral. It is denoted by symbol this and that is this is equal to ABCD. ऐसा एक सिंबल है, सिंबल से हम लोग इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। तो हिंदी में इसकी डेफिनेशन क्या है? चार रेखाखंडों AB, BC, CD और DA से घिरी हुई एक समतलीय आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। इसे प्रतीक के रूप में इस सिंबल द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, एक सक्रिय एक चतुर्भुज है, चार भुजाएं दिख रही है आपको AB, BC, CD और DA। इनसे बंद या भरी हुई जो घिरी हुई जो भुजा क्षेत्र है उसको बोलते हैं चतुर्भुज। अब साथियों इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनको आपको पता होना चाहिए। वो टर्म में सबसे पहला पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव या एडजेसेंट एंगल, आसन कोण। आसन कोण क्या होते हैं? तो जब भी आपको आसन कोण बोलेगा उसका क्या मतलब है वो समझिए। तो क्रमागत या आसन कोण के युग्म की बात करें अगर, तो पास पास वाले जो साथी कोण होते हैं ना वो कहलाते हैं आसन कोण, या आप ये कह सकते हो लगातार आने वाले कोण। जैसे कोण ए और कोण बी, ये दोनों क्या कहलाएंगे? आसन कोण कहलाएंगे। इसी तरह कोण बी और कोण सी क्या होंगे? आसन कोण होंगे। कोण सी और कोण डी क्या होंगे? आसन कोण होंगे। कोण सी और कोण डी और कोण ए क्या होंगे? सर आसन कोण होंगे। तो ये साथियों कहलाते हैं आसन कोण, है ना। आसन कोण आपको पता होना चाहिए। जैसे आसन कोण या क्रमागत कोण बोले तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए क्रम से चले जाओ, यूं या यूं। वो सारे दो दो के पेयर में जो एंगल आएंगे वो क्लॉकवाइज आप चलो या एंटी क्लॉकवाइज, दो दो के पेयर में जो एंगल आएंगे उनको बोलते हैं आसन। इसके बाद इसी तरह से आसन भुजाएं होती है। तो आसन कोण में साथियों हमने आसन एंगल लिया था, तो आसन भुजाओं में हम लोग आसन भुजाएं लेंगे, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। तो दो दो पेयर किसी भी आप साइक्लिक या सॉरी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाओ। सर ए बी भुजा, बी सी भुजा, ये दोनों भुजाएं कैसी होगी? आसन भुजा होंगी। इसी तरीके से बी सी भुजा और सी डी भुजा, बी सी और सी डी भी क्या होगी? आसन। इसी तरह साथियों डी ए भुजा या सी डी और डी ए, ये भी क्या होगा? आसन भुजा। इसी तरह से डी ए और ए बी भी क्या होगा? आसन भुजा। किसी भी ऑर्डर में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लगातार आने वाली दो भुजाएं लेंगे वो कहलाएगी आसन भुजाएं। देखिए आपके सामने पेयर बने हुए हैं, ए बी बी सी, बी सी सी डी, सी डी डी ए और डी ए ए बी। ये सारी भुजाएं कैसी कहलाएगी साथियों? आसन भुजाओं का युग्म। आई थिंक आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया कि सर चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसके अंदर आसन कोण क्या होते हैं, आसन भुजाएं क्या होती है, दोनों बातें एकदम क्लियर हो गई कि आसन कोण का मतलब होता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक आने वाले लगातार कोण कहलाते हैं आसन कोण का युग्म, और लगातार आने वाली भुजाओं का युग्म वो कहलाएगा आसन भुजाएं, चाहे क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज। अब आते हैं हम लोग आगे। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। उस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे और उन क्वेश्चंस को उसका याद रखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट इन पॉइंट्स पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने वो सारे पॉइंट्स आपके लिए बनाकर लाया हूँ, उनको जरूर याद रखिएगा। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें सबसे पहला पॉइंट तो साथियों ये है कि सम ऑफ ऑल फोर इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। चारों आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होता है। किसी भी चतुर्भुज के अगर चारों कोणों की बात करें साथियों तो चारों अंदर वाले कोणों का योग 360 होगा। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है ना। दूसरा पॉइंट है इफ द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल देन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि विकर्ण समकोण पर एक दूसरे को काटते हैं, किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण अगर समकोण पर काटे तो विपरीत भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर ये चतुर्भुज बनाया और इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं, मतलब ये कोण भी 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री है और ये कोण भी 90 डिग्री है। अगर किसी भी चतुर्भुज के चारों विकर्ण जो है ना एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे तो विपरीत भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब ए बी स्क्वायर और इसके विपरीत भुजा कौन सी? सी डी, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, विपरीत भुजाओं का वर्गों का योग और बराबर होता है बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, विपरीत भुजा होगी बराबर ए डी स्क्वायर, ये रहा ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये रहा बी सी स्क्वायर, ये बराबर होगा। तो बड़ा काम का पॉइंट है ये
इसे हम ध्यान रखेंगे। सर विपरीत भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होता है कब? जब किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटे, है ना। काम का पॉइंट था। अब आते हैं इसके तीसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट यह है साथियों कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किसी भी चतुर्भुज का एरिया क्या होता है? किसी भी चतुर्भुज का जो एरिया होता है ना, वो होता है अगर एक विकर्ण दिया हुआ है, एक विकर्ण दिया हुआ है तो आंसर होता है 1/2 वन डायगोनल, एक विकर्ण इनटू सम ऑफ द perpendicular drawn to the diagonals from the opposite vertex। तो एरिया क्या आ गया? एरिया ऑफ एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 1/2 AC इंटू H1 प्लस H2। क्या होता है इसका मतलब अभी मैं समझा दूंगा। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 एक विकर्ण गुना विपरीत शीर्षों से उस विकर्ण पर खींचे गए लंबों का योग, अर्थात एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू AC इंटू H1 प्लस H2। समझिए क्या कहना चाह रहा है। यह आपको किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने में हेल्प करेगा। ये कह रहा है कि अगर आपके पास एबीसीडी कोई चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है, और आपको एक विकर्ण दिया हुआ है, बहुत काम का पॉइंट है ना, एरिया निकालना सीख रहे हैं हम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में। तो किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण जो भी दिया हुआ ना साथियों, ये विकर्ण, एक विकर्ण अगर मालूम है तो उस विकर्ण पर विपरीत शीर्ष से अगर लंब डालें तो इनकी लंबाइयों का योगफल और इस विकर्ण के गुणनफल का आधा होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1/2 और एक विकर्ण मुझे AC मिल गया, ये AC विकर्ण, तो इस AC पर विपरीत शीर्ष B और D से जो दूरी होगी, लंबवत दूरी, उनका योग तो विपरीत दूरी कितनी है सर? यहाँ से लंब डाला उसकी लंबाई H1 और यहाँ से लंब डाला उसकी लंबाई है H2। तो ये जो आंसर देगा वो देगा हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल लेता है 1/2 इंटू एक विकर्ण इंटू उस विकर्ण पर विपरीत शीर्ष से डाले गए लंबों का योगफल। यह हमारा आंसर होता है, विपरीत शीर्षों से विकर्ण पर खींचे गए लंबों का। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, काम का पॉइंट है, यूज करेंगे अपन इसको क्वेश्चन करते समय। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई कि मैं क्या बताना आपको चाह रहा था। अब आइए बढ़ते हैं आगे साथियों, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं ना, चतुर्भुज पर आधारित कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, एक चतुर्भुज है, इन विच डायगोनल BD इक्वल टू दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर, AL is perpendicular to BD and CM is perpendicular to BD such that AL is equal to 13.2 centimeter and CM is equal to 16.8 centimeter. The area of quadrilateral ABCD in स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकालना है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण BD 64 सेंटीमीटर है, AL BC पर लंब, BD पर लंब है और CM BD पर लंब है, CM भी BD पर लंब है। जहां AL 13.2 सेंटीमीटर है और CM 16.8 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो साथियों चलो एक काम करते हैं, एक चतुर्भुज डायग्राम बना के देखते हैं। सर एक डायग्राम बनाइए आप, फिर देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए मैंने ये कहा कि ये कोई चतुर्भुज है ना, मैंने ऐसा कोई बनाया तो इसको समलंब चतुर्भुज मान मत लेना आप, डायग्राम समलंब चतुर्भुज के जैसा बना है पर ये है कोई चतुर्भुज। तो कोई भी एक चतुर्भुज, चलो इसके एक काम करते हैं, थोड़ा रोटेट करते हैं कि सर वो फीलिंग आ जाएगी हमको अलग चतुर्भुज की। ये मैंने थोड़ा सा रोटेट कर दिया। मान लीजिए कि एक चतुर्भुज है आपके पास ABCD, जैसा जैसा बोला है क्वेश्चन में करते जाइए। हाँ जी, अब कह रहा है विकर्ण BD 64 सेंटीमीटर है, ठीक है, विकर्ण BD बना देते हैं कि सर विकर्ण जो BD है ना वो 64 सेंटीमीटर है। ये हमारा साथियों विकर्ण हो गया BD और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 64, फिर 64 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। अब आगे क्या बोल रहा है ये? कह रहा है AL BCBD पर लंब है, क्या AL इज परपेंडिकुलर टू BD। तो ये रहा BD, इससे एक लंब डाला हमने AL, चलिए इससे एक लंब डाल देते हैं हम लोग AL। ये साथियों मैंने मान लीजिए कोई लंब डाला AL, इस भुजा को मैंने L नाम दिया, पॉइंट को मैंने L नाम दिया। फिर कह रहा है कि CM BD पर लंब है, C से एक परपेंडिकुलर डाला जो BD के परपेंडिकुलर है,
तो मैंने क्या किया कि चलो सी से भी परपेंडिकुलर डाल दो। तो आपने मान लो सी से परपेंडिकुलर डाला, तो परपेंडिकुलर डाला तो ये हो गया हमारे पास एम, फिर ये सी एम हो गया। यही तो बोला था क्वेश्चन में आपसे कि सी एम बी डी के परपेंडिकुलर। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक जो क्वेश्चन में बोला हुआ था ना वो आपने किया, यहाँ तक का काम हो गया कंप्लीट। यहाँ से यहाँ तक की बात जो हमने डायग्राम बना के लिखी। अब आपसे क्या बोला, एल का मान 13.2 सेंटीमीटर है, तो ये कितना है सर 13.2, ठीक है। और सीएम का मान दिया हुआ है 16.8। ये जो सीएम है ना, ये साथियों दिया हुआ है 16.8, और ये मालूम है ही आपको 64। और आपसे पूछा चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो आप देखिए तुरंत कि हमने अभी जो पॉइंट पढ़ा था चतुर्भुज के एरिया निकालने का, उसी का इस क्वेश्चन में यूज हो गया। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था, किसी भी चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है और एक विकर्ण दिया हुआ है, एक विकर्ण दिया हुआ है और उस विकर्ण पर विपरीत शीर्षों से लंब डाले गए हैं, तो हमारा एरिया होता है 1/2 उस विकर्ण की लंबाई इंटू विपरीत शीर्षों से इस पर डाले गए लंबों का योगफल का गुणनफल। तो आइए अब अपन आते हैं साथियों इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में इसका एरिया कितना हो जाएगा सर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू होगा 1/2 इंटू डायगोनल। एक विकर्ण कितना है सर BD, तो ये विकर्ण हो गया BD इंटू विपरीत शीर्षों से विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। तो इस पे लंब कौन सा डाला गया है, एल प्लस CM, तो ये हो गया CM। अब इनकी वैल्यू सारी पुट कर दीजिए आप कहेंगे सर 1/2 इंटू बी डी का मान कितना है 64 सेंटीमीटर, इंटू एल का मान कितना है साथियों 13.2, ये हो गया 13.2, प्लस सीएम का मान कितना है 16.8, तो ये हो गया 16.8। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 1/2 इंटू 64 इंटू ये सर 13.2 और 16 को ऐड करने में कितना आ रहा है सर, 13 और 16 तो हो गया 29, 0.8 और 0.2 हो गया 1, तो कितना हो गया 29 और 1 30 की, सर ये आ गया 30। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने पे ये कट जाएगा इससे सर 64 32 बार। अब 32 का 30 से मल्टीप्लाई, तो एक तो जीरो आ गया, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 960 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गया सर, पहले क्वेश्चन का तो आराम से हमने क्वेश्चन आंसर ला दिया। अब साथियों बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में, आइए। तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD it is given that BD equal to 16 centimeter if AL is perpendicular to BD, CM is perpendicular to BD such that AL equal to 9 centimeter, CM is equal to 7 centimeter, then the area of quadrilateral ABCD। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के कॉपी पेस्ट है। आप देखिए ध्यान से, आप कहेंगे कि सर एक चतुर्भुज ABCD दिया गया है जिसमें BD दिया हुआ, तो BD आप समझ गए विकर्ण होगा, और एल बीडी पर लंब है, सीएम भी बीडी पर लंब है। एल का मान 9 दिया है, सीएम का मान 7 दिया हुआ, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो साथियों अब आप कहेंगे कि सर इसमें आप डायग्राम आप मत बनाइए, क्वेश्चन हमको समझ में आ गया। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू एक विकर्ण। एक विकर्ण कितना है साथियों, BD 16 सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए 16 इंटू इस विकर्ण पर विपरीत शीर्ष से डाले गए लंबों का योग। तो विपरीत शीर्ष से डाले गए लंब कौन सा है कि सर ए से तो एल है और सी से सीएम है, तो एल की लंबाई कितनी है 9 सेंटीमीटर, प्लस सीएम की लंबाई कितनी है सर 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 7। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 1/2 16 इंटू 9 और 7 16, आप इसको काट दीजिए तो कट जाएगा इससे कितनी बार 8 बार, 16 इंटू 8, 16 8 128, तो आंसर हो गया साथियों 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर। आई थिंक क्वाड्रिलेटरल का एरिया का अगर क्वेश्चन आएगा तो मुझे लगता है आप कर लोगे कि सर चतुर्भुज के एरिया का फॉर्मूला तो हम सीख गए और कर लेंगे क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं धीरे धीरे हम लोग समांतर चतुर्भुज की तरफ, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा समांतर चतुर्भुज। क्या होती है इसकी डेफिनेशन, पहले वो जानते हैं।
तो पैरेललोग्राम की अगर बात करें, समांतर चतुर्भुज की साथियों बात करें, तो ऐसा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज भी होगा तो चतुर्भुज, कि ऐसा चतुर्भुज जैसा कि इसके नाम में यूज हो रहा है समांतर, तो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जैसे आपके सामने डायग्राम दिख रहा होगा कि सर इसमें एक हमने चतुर्भुज बनाया है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर है और समांतर भी है। ए बी और सी डी कैसी है? समांतर है। ए बी समांतर है सी डी के, और ए बी जो है ना वो सी डी के बराबर भी है। साथ ही इसी तरीके से यहाँ पे एडी, ये एडी भुजा और ये बीसी भुजा बराबर और समांतर है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एडी समांतर होगा बीसी के, और साथ में एडी बीसी बराबर भी होंगे, एडी और बीसी बराबर भी होंगे। तो साथियों ये डेफिनेशन होती है हमारे पास समांतर चतुर्भुज की। जैसा कि आपको ये लैंग्वेज में लिखा हुआ भी है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर और समान हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। देखिए लिखा हुआ है डेफिनेशन साफ साफ, इफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल एंड इट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड क्या होगी? पैरेलल, एंड इट्स अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल इन द लेंथ, इट इज इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, इसमें एक बात और, इसके जो विकर्ण होते हैं ना वो साथियों बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। यही बात हिंदी में लिखा हुआ है कि यदि किसी चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं परस्पर समांतर हो और उससे तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसकी विपरीत भुजाएं लंबाई में बराबर होती है तथा इसके विकर्ण जो है ना एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समान दो भागों में बांटते हैं। तो आपको ये बात पहला तो समझ में आ गया कि सर समांतर चतुर्भुज अगर है कोई चतुर्भुज तो उसके आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर होगी, पहली बात। दूसरी बात, इसके जो विकर्ण होंगे ना वो बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने का मतलब एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित का मतलब ये होगा कि ये विकर्ण इसके बराबर होगा, इसी तरह से ये विकर्ण इसके बराबर होगा, है ना। तो अगर मैं इस भुजा को ओ नाम दे दूं तो ये मान और ये मान बराबर होगा। यानी हम इसमें दूसरा पॉइंट ये कह सकते हैं, दूसरा पॉइंट साथियों हम ये कह सकते हैं कि ए ओ बराबर, सर ए ओ बराबर बी ओ सी एंड डी ओ बराबर ओ बी, ये भी क्या होंगे आपस में कि सर बराबर होंगे, है ना। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये समांतर चतुर्भुज की कुछ खास खास बातें हैं। आई होप कि आपको चीजें याद होती जा रही होगी कि सर आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर होगी, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, तो ऐसा चतुर्भुज होगा हमारे लिए समांतर चतुर्भुज। तो साथियों अगर डेफिनेशन समझ में आ गई है तो अब हम बढ़ते हैं आगे और हम जानते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो देखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पैरेललोग्राम। पहला पॉइंट है साथियों, द अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो बिल्कुल सही बात है, तो डेफिनेशन से आया कि विपरीत भुजाएं क्या होगी? बराबर और समांतर होगी। दूसरा कह रहा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हाँ विपरीत कोण भी बराबर होंगे। ए बी सी के बराबर, कोण ए सी के बराबर होगा, कोण बी कोण डी के बराबर होगा, है ना। विपरीत कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर। अब आप कहोगे सर विपरीत कोण कैसे बराबर होंगे? देखो मैं आपको एक समांतर चतुर्भुज बना के दिखाता हूँ। देखिए मान लीजिए कि साथियों ये आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है, ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। तो जो विपरीत कोण है ना, ये वाला कोण ए और ये कोण सी आपस में बराबर होगा। ये दोनों कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। ये कोण, सर ये डी कोण और ये बी कोण बराबर होगा। अब ऐसा क्यों होगा सर? कारण क्या है? तो मेरे भाई कारण ये है कि जैसे मान लीजिए आपने कहा कि ये कोण थीटा है। जी सर ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर मैं इसको थीटा मानता हूं तो मेरे भाई ये भुजा और ये भुजा कैसी है? समांतर। और आप जानते हैं कि सर दो समांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये दोनों कोणों का योग संगत कोण है और दोनों कोणों का योग होता है 180। मेरे भाई ये दोनों समांतर रेखाओं को अगर ये तिर्यक रेखा काट रही है तो ये अगर थीटा है तो इसको कितना होना पड़ेगा? सर 180 माइनस थीटा, तभी तो दोनों का योग 180 डिग्री आएगा। आप समझे मेरी बात? कि हाँ सर ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं दूसरे वाले में कि ये कोण निकालिए। अब तो आप कहेंगे सर देखिए ये भुजा और ये भुजा भी तो समांतर है क्योंकि समांतर चतुर्भुज है।
तो ये दोनों संगत कोण होंगे, ये भुजा और ये भुजा समांतर है, तो ये इसके लिए तिर्यक रेखा हो गई। AD और BC समांतर है और CD क्या हो गई सर, तिर्यक रेखा हो गई। और अगर ये तिर्यक रेखा हो गई तो इन दोनों कोणों का योग, ये दोनों संगत कोण होंगे और इन दोनों कोणों का योग भी 180। तो ये 180 माइनस थीटा है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, थीटा, तभी तो दोनों का योग 180 आएगा। तो क्या आपको दिख पा रहा है कि सर ये दोनों तो बराबर हो गए। और अगर ये दोनों बराबर है तो आपने पढ़ा था ना कि किसी भी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है 360। तो तीन कोण अगर मालूम है तो चौथा कोण आप निकाल सकते हैं, और नहीं तो ऐसे कर लेंगे। देखिए ये और ये भुजा समांतर है और ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण संगत कोण होंगे और इन कोणों का योग 180। तो ये थीटा है, तो ये कितना होगा 180 माइनस। तो आप मेरी बात को समझ गए कि सर अगर समांतर चतुर्भुज है तो उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण भी बराबर। तो आई थिंक मैं आपको ये दूसरा पॉइंट जो है ना समझा पाया। अब साथियों बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल आर 180 डिग्री। हाँ, तो ये बिल्कुल बात सही है कि सर दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। बिल्कुल, देखिए ये कोण, ये और ये कोण आसन कोण होंगे, इन दोनों का योग 180। ये कोण और ये कोण आसन कोण होंगे, इन दोनों का योग 180 होगा। कारण समझ में आ रहा है आपको कि समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बात हम लोगों ने लाइंस और एंगल में पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो जाकर जरूर पढ़िए, क्योंकि लाइंस और एंगल से एक क्वेश्चन तो आने की पूरी पूरी संभावना। अब साथियों विकर्ण की बात करें तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये बात हमने जान ही लिया कि हाँ सर डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये पांचवा पॉइंट कह रहा है कि विकर्ण लंबाई में बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। डायगोनल नीड नॉट टू बी इक्वल इन लेंथ। विकर्ण एक दूसरे को लंबाई में बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है साथियों, है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे हमारे अगले पॉइंट की। पॉइंट नंबर 6 साथियों, पॉइंट नंबर 6 ये कह रहा है कि डायगोनल्स नीड नॉट बाइसेक्ट एट राइट एंगल। हाँ, विकर्ण जो है ना एक दूसरे को समकोण पे काटे ऐसा जरूरी नहीं है। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा कब जरूरी है आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि कब जरूरी है 90 डिग्री पे इनको काटना, अभी तो नहीं है। ठीक है सर, अब आते हैं 8वें पॉइंट में। 7वां पॉइंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात को ध्यान रखना का। ईच डायगोनल डिवाइड्स ए पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका मतलब हर विकर्ण जो है ना समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है ना वो समांतर चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांटता है और वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। मतलब जैसे अगर मैं ये ABCD मेरे पास समांतर चतुर्भुज है तो इसमें जो AC विकर्ण है ना वो देखिए आप समांतर चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट रहा है। एक तो आपका ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, और ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। दोनों त्रिभुज कैसे होंगे साथियों, सर्वांग सम होंगे। क्यों होंगे सर्वांग सम, आप देखिए इसमें SAS रूल लग गया, SAS रूल। देखिए ये वाली भुजा इस त्रिभुज के इस भुजा के बराबर है, इसी तरीके से ये वाला कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है। अभी आपने पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर। और ये कोण भी बराबर है, देखिए आप, फिर ये भुजा भी इस भुजा के बराबर है। तो आप देख पा रहे हैं कि सर इसमें साइड एंगल साइड नियम लग गया, SAS रूल लग गया, और उससे दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम। तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसी प्रकार से आप कह सकते हो कि सर ये विकर्ण भी तो दो भागों में बांटेगा, ये वाले त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। तो ये त्रिभुज भी आपस में कैसे होंगे कि सर ये भी सर्वांगसम होंगे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा ADC के। त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज ADC के सर्वांगसम होगा। एंड त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज BCD के। ये दोनों त्रिभुज साथियों कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो प्रत्येक विकर्ण है ना समांतर चतुर्भुज के वो दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। और अगर दोनों सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करते हैं तो आपको पता है ना कि सर सर्वांगसम त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं वो बराबर होते हैं, और सर्वांगसम त्रिभुज भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये वाला एरिया के बराबर है, इसी तरह से ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये एरिया और ये एरिया ये चारों भी आपस में कैसे होंगे, बराबर।
तो देखिए मैं इस पूरे को मिटा के आपको बताता हूँ कि क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम होगा, तो दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज बराबर होगा, तो इन दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर। और अगर ऐसा है मेरे भाई, तो इसका मतलब ये और ये चारों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा आपस में। तो मैं ये कहूं कि अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल x है, तो इसका भी x होगा, इसका भी x होगा और इसका भी x होगा। तो पूरे चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है ना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, वो 4x आ जाएगा। या आप ये कह सकते हो इस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी हम यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि इस किसी भी एक छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे मैंने कहा इस समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा 4 इंटू किसी भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल है ना। मैंने AOB क्षेत्रफल लिया, आप कोई भी दो ले लो यार, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको, क्योंकि सारे बराबर ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि सर इस बात से हमको ये कंक्लूजन मिला। दूसरा कंक्लूजन क्या मिला? दूसरा कंक्लूजन ये मिला, ये AR का मतलब होता है एरिया, मतलब क्षेत्रफल। ट्रायंगल AOB का क्षेत्रफल बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC का क्षेत्रफल। BOC का क्षेत्रफल बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल COD का क्षेत्रफल। COD बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DOA या AOD, लिख दो, एक ही बात है। ये का क्षेत्रफल चारों का आपस में बराबर होगा। तो ये बहुत काम का और इम्पोर्टेंट पॉइंट था। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई है। अब साथियों बढ़ते हैं आगे। अब बात करें आगे कि तो ये लाइन भी बड़े काम का है कि अगर मैं आपसे कहूं कि बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल, दैट इज PQRS इज ए रेक्टेंगल। एंगल बाइसेक्टर मतलब अर्धक कोण, समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। अगर मैं किसी समांतर चतुर्भुज, ये मेरे पास ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसके एंगल बाइसेक्टर को अगर मैं मिलाऊं साथियों, इसको, ये कोणों का अर्धक, अर्धक मतलब ये दोनों कोण बराबर है, ये 4 है तो ये भी 4 है। इसी तरह ये अर्धक कोण है, इसको मैंने मिलाया आगे ले जाके, ये कोण और ये कोण बराबर है ना। इसी तरह साथियों अगर मैं इसको मिला दूं, इसको, ये B कोण का अर्धक ले लूं, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर ले लूं मैं, ये दोनों कोण बराबर, मान लीजिए मैंने इसको 2 नाम दे दिया। और इसी तरह इस कोण का अर्धक में मिलाओ यहाँ पे, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ये 3 है तो ये भी कितना है, 3 है। अगर साथियों किसी भी समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक को आपस में मिलाए, तो उनसे बनने वाला जो डायग्राम है वो हमेशा एक आयत हो। यानी कि जो PQRS है वो क्या बनेगा कि सर ये PQRS एक आयत होगा। बहुत काम का पॉइंट है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में हो सकता है इस तरीके बातें देके आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ ये क्या डायग्राम बनाएगा। तो याद रखना इन पॉइंट्स को, क्योंकि मैंने आपको सारा एग्जिट एकदम नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आपको सारी चीजें लिख कर दे दी है। आप बस इनको एक बार रीड कर लीजिए, अच्छे से क्वेश्चन कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। एकदम आप निश्चिंत रहिए कि किसी भी चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के एंगल बाइसेक्टर जो बनाएंगे डायग्राम, उस डायग्राम का नाम होता है आयत। या समांतर चतुर्भुज के कोणों के अर्धक को मिलाने से जो चित्र बनता है या आकृति बनती है उसको कहते हैं आयत। यानी कि PQRS एक आयत हो। बहुत काम का पॉइंट है। आइए बढ़ते हैं आगे। पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 को भी समझ लीजिए कि अ पैरेललोग्राम इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज रेक्टेंगल। यानी कि अगर किसी सर्कल में एक पैरेललोग्राम को बना दे, समांतर चतुर्भुज को बनाए साथियों, वो बनाता है एक आयत। तो वो क्या बन जाएगा, आयत। लेकिन अगर आप समांतर चतुर्भुज में अगर सर्कल बना रहे हो, मतलब सर्कल के बाहर समांतर चतुर्भुज बना रहे हो, तो वो बनेगा साथियों समचतुर्भुज। वो क्या बनाएगा, समचतुर्भुज बनाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है अंतर्गत और परिग्रत वृत्त का, है ना। ये क्या मतलब है सर, इसको जरा समझाइए। देखिए मान लीजिए कि आपने कोई एक सर्कल बनाया और इस सर्कल में आपने साथियों एक, थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं ना, इस सर्कल में आपने कोई एक समांतर चतुर्भुज भी बनाया।
फिर मैंने एक समांतर चतुर्भुज भी इसमें बनाया। तो अगर इस समांतर चतुर्भुज में पूरी तरह से फिट होना है तो साथियों इसको, मतलब ये समांतर चतुर्भुज है और इसको पूरे सर्कल में फिट होना है। भाई अंतर्गत का मतलब क्या हुआ, उसकी सारे जो ये जो परिधि है ना इसको टच करेगा। तो इस डायग्राम को, ये डायग्राम जो होगा ना साथियों हमारे पास, ये डायग्राम कहलाएगा हमारे लिए, यानी कि मैं इसको अगर ABCD नाम दे दूं तो ये साथियों कहलाएगा एक आयत। क्या होगा? आयत होगा, है ना। तो बहुत आराम से आपको ध्यान रखना है कि अगर समांतर चतुर्भुज एक सर्कल में बन जाए तो होगा आयत, और सर्कल समांतर चतुर्भुज में बन जाए तो बनेगा वो समचतुर्भुज। जैसे कि सर, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको यहाँ पे एक समचतुर्भुज बना दिया और एक सर्कल बना रहा हूं जो इसको टच करेगा, इसकी भुजाओं को बाहर की तरफ, है ना, अंदर बना रहा हूं जो इसकी भुजाओं को टच करे, है ना। थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। परफेक्ट डायग्राम बन पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, पर आप थोड़ा देखिए, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। एग्जैक्ट तो मुश्किल ही है बन पाया ना। काम करते हैं ना, थोड़ा ओवल शेप ले लेते हैं। ये ले लिया, चलो। ये होता है दूसरा पॉइंट कि पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब्ड, मतलब पैरेललोग्राम बाहर बना हुआ है, तो ये जो आकृति बनेगी ना वो कहलाएगी समचतुर्भुज। मतलब चारों भुजाएं कैसी होगी? इसकी समान होगी। तो ये जो डायग्राम है वो साथी होगा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। अब देखिए, एक बार इन चीजों को याद करेंगे ना तो बहुत आराम से चीजें याद हो जाएगी, एकदम मुश्किल नहीं है। और अगर भूल जाओ तो कारण से आपको ये कर लेना है कि भाई किसी बाह्य बिंदु से। अब देखो ये चीजें मुझे लग रहा है कि हम जब सर्कल पढ़ लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, किसी बाहरी बिंदु से सर्कल पे दो टेंजेंट खींच सकते हैं और दोनों की लंबाई बराबर होगी। इसी तरह इस बाह्य बिंदु से हम सर्कल पे दो ट्रायंगल खींच सकते हैं, ये दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। इसी तरह ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर। ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर। और आपको मालूम है कि ये भुजा इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये भी बराबर रहे होंगे, ये और ये बराबर हो जाएंगे। इसी तरह ये और ये बराबर, ये और ये बराबर होंगे। और ऐसा हो गया तो फिर ये क्या बनेगा कि सर चारों भुजा बराबर हो गई। और चारों भुजा बराबर हो गई, लेकिन एंगल 90 डिग्री बने ऐसा जरूरी नहीं है। कि आप देख पा रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे सर्कल को बेंड करना होगा, इसको डायग्राम को थोड़ा सा बेंड करना पड़ेगा इससे मैच कराने के लिए, यानी कि 90 डिग्री नहीं हो पाएंगे इसके डायगोनल, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये समचतुर्भुज बनेगा। तो आप तो बस जस्ट याद रखिए कि अगर समांतर चतुर्भुज सर्कल के अंदर बन गया तो आयत, और अगर सर्कल के बाहर बना, समांतर चतुर्भुज बाहर बना, तो साथियों बनेगा समचतुर्भुज, है ना। तो बेहद आसान है। अब आइए हम बढ़ते हैं 11वें नंबर पॉइंट में। 11वां नंबर पॉइंट क्या है? एरिया। तो मेरे भाई मान लीजिए कि एक मेरे पास एक ये समांतर चतुर्भुज ABCD। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज, है ना, पैरेललोग्राम। मैं शॉर्ट में ऐसा लिखूंगा तो आप समझ जाना कि पैरेललोग्राम है। ये पैरेलल और GM का मतलब ग्राम, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। अगर इसका क्षेत्रफल बेस इंटू हाइट होता है तो बेस कितना हो गया सर? AB। हाइट मैंने मान लिया कि ये DE है, तो आपका आंसर कितना हो गया कि सर AB, AB इंटू DE। ये आ गया DE। अब मान लीजिए आपको DE जो है ना H दिया हो, तो आप क्या लिखेंगे? AB इंटू H। ये आपका हो गया। अब आप अगर इस H को निकालना चाहते हो, मान लीजिए ये एंगल आपको मालूम है कि D है और ये भुजा भी मालूम है AD, मेरे भाई ये पूरा एक समकोण त्रिभुज बनेगा। और इस समकोण त्रिभुज में आपको ये भुजा मालूम है ना, ये DE मालूम है, AD सॉरी मालूम है, और आपको ये निकालना है। तो मुझे बताओ थीटा के सामने ये क्या होता है कि सर लंब, और ये क्या होता है? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने कर्ण। तो ये कर्ण और लंब किस में आता है सर? साइन थीटा में।
आपको पता है कि सर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है ये सर, ये एच, और कर्ण कितना है सर, ये डी, ए डी, ए डी। तो मेरे भाई यहाँ से एच कितना मिलेगा आपके पास कि सर ए डी साइन थीटा। तो आप चाहें तो एच की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं कि सर ए बी इंटू ए डी साइन थीटा। तो आपका जो एरिया है ना वो ये भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, जब भी या तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई कर देंगे, सिंपल, अगर ऊंचाई दिया गया है तो। और अगर ऊंचाई ना दिया जाए तो आपका आंसर क्या होगा, 1/2 इंटू आसन भुजाओं का गुणनफल, देखिए आसन भुजाओं का गुणनफल, इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, उन दोनों के बीच के कोण का साइन, उन दोनों भुजा आसन भुजाओं के बीच के कोण का साइन। दोनों आसन भुजाओं का गुणनफल देखो ना आप, ए डी इंटू ए बी, दोनों आसन भुजाओं का गुणनफल इंटू उनके बीच के कोण का साइन, ये फॉर्मूला होगा। या तो बेस इंटू हाइट, या फिर दोनों आसन भुजाओं का गुणनफल इंटू उनके बीच के कोण का साइन। ये हमारे पास साथियों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होगा। आपको याद रखना है सूत्र, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, बेस इंटू हाइट, ए बी इंटू एच, और ए बी एच की जगह लिख दिया हमने ए डी साइन थीटा। वही बात यहाँ पे भी लिखी गई है। मुझे लगता है आपको आराम से एक एक बात समझ में आ गई। यहाँ सर ये एरिया थोड़ा सा इसको याद करना है, मगिंग वाला है, याद करेंगे और 2-3 बार जब पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, है ना। कल मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल साहनी मैथमेटिक्स में डाल दूंगा, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। इस क्लास के जरूर पीडीएफ में डालूंगा, बाकी क्लास के भी मैं जैसे जैसे टाइम मिलेगा पीडीएफ डाल दूंगा, लेकिन इसके तो मैं कल जरूर डाल दूंगा। आप एक बार वीडियो देख लीजिए पूरा, कल इसके मैं आपको डाल दूंगा नोट्स। अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन में। अगला जो हमारा पॉइंट है, अब ये कह रहा है कि अगर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो जाए तो आयत बन जाता है। सही बात है, समांतर चतुर्भुज के अगर विकर्ण बराबर हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा सर, आयत बन जाएगा। ये काम का पॉइंट है। कई बार इस पॉइंट पे हमको क्वेश्चन पूछ लेगा कि पैरेललोग्राम दैट लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, अगर दो समांतर चतुर्भुज सेम बेस पर सेम समांतर रेखाओं के बीच बने तो वो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। देखिए वही चीज कह रहा है कि दो समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो उनका क्षेत्रफल समान होता है। जैसे मान लीजिए ये और ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर है, और ये मैंने एक समांतर चतुर्भुज बनाया है ए बी सी डी, सॉरी ए एक्स वाई, ये मेरे पास एक समांतर चतुर्भुज है। जी सर बिल्कुल ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं साथियों, इसी बेस में मैंने ए बी ही बेस ले रहा हूं, और सेम एल और एम दोनों समांतर रेखाओं के बीच मैं अगर इसी बेस को लेकर दूसरा समांतर चतुर्भुज बनाऊंगा तो साथियों ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी, मतलब ये पिंक वाले का क्षेत्रफल और ये स्काई ब्लू वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल बराबर ही आएगा। अब आप कहोगे सर क्यों बराबर है, कारण बताइए आप। तो मेरे भाई एक बात बताओ मुझे, अगर मैं आपसे कहूं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एक्स वाई बताओ, एक्स वाई, तो आप कहोगे सर बेस इंटू हाइट। बेस कितना है सर, ए बी, बेस हो गया ए बी, है ना, ए बी। ये सर बेस, हाइट मान लेता हूं मैं इनके बीच की जो हाइट है ना वो एच है, तो मेरे भाई मैंने एच मान लिया, तो कितना हो गया ए बी इंटू एच। अब मैं कह रहा हूं कि आप बताओ सेम चीज मुझे कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल या सॉरी पैरेललोग्राम एबीसीडी बताओ, तो आप कहोगे सर एबीसीडी का एरिया भी क्या होगा, बेस, बेस तो एबी ही लेंगे, इसका भी हाइट, सर हाइट तो इसकी भी सेम रहेगी, दो समांतर रेखाओं के बीच दूरी थोड़ी बदलेगी, वो तो सेम रहेगी, मतलब दूरी तो सर एच ही रहेगी, तो इंटू एच। देख पा रहे हैं दोनों का क्षेत्रफल सेम आ रहा है। तो ये बात हमको ध्यान रखना है कि दो समांतर रेखाओं के बीच और एक ही बेस पर बनने वाले जितने भी समांतर चतुर्भुज होंगे साथियों उन सब का क्षेत्रफल बराबर होगा, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं, और अब आइए हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। हमारा 15वां जो पॉइंट है, काम का पॉइंट है, इसको भी जान लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर भी अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल साइड्स। विकर्णों के स्क्वायर का योग किसी भी समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक मेरे पास समांतर चतुर्भुज है ABCD, ये इसका AC और BD इसके विकर्ण है, AC और BD इसके विकर्ण। तो विकर्णों के स्क्वायर का योग, तो पहला विकर्ण AC का स्क्वायर बरा प्लस AC का स्क्वायर प्लस ये विकर्ण BD का स्क्वायर, विकर्णों के स्क्वायर का योग BD का स्क्वायर बराबर इनकी भुजाओं के स्क्वायर का योग। तो मेरे भाई ये भुजा AB स्क्वायर, ठीक बात है, प्लस सर ये BC स्क्वायर प्लस सर ये CD स्क्वायर प्लस सर ये भुजा का स्क्वायर माने AD स्क्वायर। अब आप मेरे भाई आप जानते हो कि AB स्क्वायर और CD स्क्वायर ये दोनों बराबर होंगे, AB भुजा और CD भुजा बराबर होगी। तो एक काम क्यों नहीं करते हम, सर एक काम करिए, AB स्क्वायर प्लस ये जो BC स्क्वायर है इसको भी ऐसे लिख दीजिए, ये जो CD स्क्वायर है ना इसकी जगह आप AB स्क्वायर लिख दीजिए क्योंकि बराबर है। इसी तरह AD, ये जो AD है ना वो AD किसके बराबर है, BC के। आप चाहिए तो AD की जगह या तो BC पुट कर दीजिए या BC की जगह AD पुट कर दीजिए। तो मैंने क्या किया, इस AD की जगह BC स्क्वायर पुट कर, BC स्क्वायर हो गया। तो अब क्या हुआ, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर 2AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 2BC स्क्वायर। तो 2AB स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर, और इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया तो साथ में ये कितना बन गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और ये किसके बराबर हो गया कि सर विकर्णों के योग के स्क्वायर के बराबर हो गया, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के बराबर आ गया। तो ये कुल मिला के हमारा एक पॉइंट था, किसी भी समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के स्क्वायर का योग उनकी संगत भुजाओं के या उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तो हम क्या लिख देते हैं कि सर विकर्णों के स्क्वायर का योग बराबर 2 इंटू आसन भुजाओं के स्क्वायर का योग। ये AB और ये CD BC क्या होगी, आसन भुजा होंगी, आसन भुजाओं के स्क्वायर का योग। तो हम इस बात को ऐसे याद रखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के स्क्वायर का योग बराबर होगा 2 इंटू आसन भुजाओं के वर्गों का योग, है ना, ये आपका आंसर आएगा, है ना। तो मुझे लगता है ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। अब साथियों हम लोग इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं और उन क्वेश्चन की मदद से समझते हैं कि जो हमने पढ़ा उसका क्या बेहतर यूज था। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। AB भुजा दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर, BC भुजा दे रखी है 18 सेंटीमीटर, और एक विकर्ण दिया हुआ है AC 16 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। कह रहा ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, AB 14 सेंटीमीटर, BC 18 सेंटीमीटर है तथा AC का मान 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई मान लीजिए कि आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है, इस तरह का एक समांतर चतुर्भुज है। हाँ, इसका नाम लिख लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज का नाम है सर ABCD। आपसे बोला गया है कि AB 14 सेंटीमीटर, AB 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर। फिर आपसे बोला गया BC 18 सेंटीमीटर, ये जो BC है वो कितनी है, 18 सेंटीमीटर। AC 16 सेंटीमीटर, AC विकर्ण दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। चलिए AC विकर्ण भी बना लेते हैं। सर AC विकर्ण दिया हुआ है आपके पास 16 सेंटीमीटर, इस विकर्ण को मैंने नाम दे दिया 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ अदर विकर्ण, तो आपसे साथियों ने दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछी गई है, यानी इस विकर्ण BD की लंबाई आपसे पूछी गई है कि BD कितना होगा ये आपको निकालना है। तो मेरे भाई आप कहोगे कि सर अभी आपने जो फॉर्मूला बताया ना, देखिए उसी पर क्वेश्चन आ गया। पिछले स्लाइड में हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के स्क्वायर का योग, विकर्णों के स्क्वायर का योग उनकी आसन भुजाओं के स्क्वायर के योग का दुगना होता है। या हम कह सकते हैं कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के स्क्वायर का योग उनकी उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जो कि यही आता है। तो चलिए यही बात हम इसमें अप्लाई कर देते हैं।
तो इसमें जब आप यही बात अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको आसन भुजा तो दिख गई कि सर आसन भुजा तो मुझे दिख गई आराम से कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, यानी कि इन दोनों के स्क्वायर का दुगना, विकर्णों के स्क्वायर का जो दुगना है ना, विकर्ण कितना आ गया आपके पास, सॉरी भुजाओं के स्क्वायर का दुगना, आसन भुजाओं के ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का दुगना इंटू टू बराबर होगा विकर्णों के स्क्वायर के योग के बराबर, मतलब विकर्ण AC का स्क्वायर प्लस विकर्ण BD का स्क्वायर। अब आपको जिन जिन की वैल्यू पता है वो भर दो इसमें, आप तुरंत कहोगे कि सर 2 इंटू ए बी मुझे मालूम है, सर ए बी दिया है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस BC दिया हुआ सर 18 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 18 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर AC, सर AC दिया हुआ 16, तो 16 का स्क्वायर प्लस BD, सर ये तो फाइंड आउट करना है, तो BD का, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 14 का स्क्वायर 196 प्लस 18 का स्क्वायर हो गया 324 बराबर 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस BD का स्क्वायर। अब आप क्या करिए कि इन दोनों को सॉल्व कीजिए, तो कितना होगा 300 और एक 400, 4 इसको और दे दीजिए 100, 500, 520 हो गया, 520 इंटू 2 और 56 200 इधर आके माइनस, तो यहाँ से जो आंसर आएगा ना मेरा, मैं अब इस बात को उधर लिख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से जो मुझे BD स्क्वायर मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर ये आपके पास जो है ना ये हो गया 520, 300, 400, 500, 520, ये कितना आ गया 520, 520 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1040, 1040, और 1040 में ये जो 256 है ना प्लस का उधर जाके माइनस की, सर माइनस का 256। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आप कहेंगे कि सर 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4, 3 बचा हासिल लिया तो 13, 13 में से 8 माइनस 5 माइनस करेंगे तो 8, यहाँ क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 9, 9 में से 2 घटाएंगे 7, 784, और स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा, तो BD बराबर कितना आएगा, √784, 784 का रूट आप जानते हैं कि सर ये 28 का स्क्वायर होता है 784, 784 का रूट हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, यानी कि साथियों हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा था, BD। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बाकी आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन, साथियों सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बात करते हैं इसके बारे में। द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है सारी भुजाओं का योग, इज 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, इफ द लॉन्गर साइड मेजर 6.5, बड़ी भुजा कितनी है 6.5 सेंटीमीटर, कह रहा है कि व्हाट इज द मेजर ऑफ शॉर्टेस्ट शॉर्टर साइड, छोटी भुजा की लंबाई बताइए, कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की परिमाप दिया हुआ है साथियों 22 सेंटीमीटर, उसकी लंबी भुजा 6.5 सेंटीमीटर है, तो छोटी भुजा का परिमाप माप क्या होगा, तो चलो एक डायग्राम बना लेते हैं, तो डायग्राम से ज्यादा समझ में आता है। मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि ये मेरे पास एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये मेरे पास एक समांतर चतुर्भुज है, नाम लिख दिया मैंने इसका कुछ ABCD, मान लिया मैंने कि AB भुजा जो सबसे लंबी है L है, या XY मान लेते हैं, चलो ज्यादा बेटर रहेगा, इस तरह ये X है, ये Y है, तो ये भी X होगा और ये भी Y, तो परिमाप का मतलब साथियों क्या होता है, सारी भुजाओं का योग, तो आपको परिमाप दिया हुआ है, पैरामीटर दिया हुआ है, परिमाप कितना दिया हुआ है, तो परिमाप दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, तो परिमाप का मतलब X प्लस अगली भुजा Y प्लस अगली भुजा X प्लस अगली भुजा Y बराबर 22, अब x और x कितना होगा 2x, और y और y 2y, 2 को कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई बराबर हो गया 22। साथियों आपको एक भुजा दे रखी है कि लंबी भुजा कितनी है 6.5, मान लेते हैं कि लंबी भुजा है ना x है और वो कितना हो गया 6.5, भाई x की जगह आप 6.5 रख दो, तो आपका आंसर कितना होगा कि सर ये 2 का तो मैंने भाग दे दिया, x की जगह लिख दिया मैंने 6.5 प्लस वाई, और इस 2 का जब आप भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 11 बार, 6.5 उधर जाकर माइनस, y की वैल्यू हो जाएगी 11 माइनस 6.5, अब 11 में से 6.5 माइनस करो कितना आएगा 10, और 0.5 11, 4.5, तो आंसर हो गया साथियों 4.5
सेंटीमीटर। तो जो छोटी भुजा थी उसकी लंबाई कितनी थी? 4.5, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है ना। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए तीसरा क्वेश्चन। साथियों तीसरे क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। एंगल दिया हुआ एक DAB 30 डिग्री है। BC भुजा दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर एंड AB भुजा दे रखी है 40 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज का आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। कह रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एंगल DAB दिया हुआ 30 डिग्री, BC भुजा दे रखी है 20 सेंटीमीटर तथा AB भुजा दे रखी है 40 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो साथियों आपको मालूम है कि सर डायग्राम बनाने से क्वेश्चन हमको ज्यादा इजीली समझ में आता है। तो मैंने एक कोई समांतर चतुर्भुज बना दिया, नाम लिख दिया मैंने इसका ABCD, ठीक है। यहाँ सर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। कह रहा है DAB एंगल 30 डिग्री है, तो DAB ये कोण कितना है? 30 डिग्री है, ठीक बात है यहाँ तक। अब आपसे कह रहा है AB भुजा है 40 सेंटीमीटर, ये भी भुजा सर AB भुजा है 40 सेंटीमीटर। फिर सर BC भुजा दे रखा 20, ये BC भुजा कितनी है? 20 सेंटीमीटर, ठीक बात है। तो कह रहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो मेरे भाई एक बात बताओ मुझे, हमने अभी पढ़ा था ना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू सॉरी आधार इंटू ऊंचाई। हमने क्या पढ़ा? आधार इंटू ऊंचाई। अब आधार तो मुझे मालूम है लेकिन ऊंचाई मालूम नहीं है, तो ऊंचाई या तो निकालिए आप, या आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा था उस ऊंचाई को कन्वर्ट करके हमने क्या लेकर निकाला था कि सर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है दो आसन भुजाओं का लंबाई का गुणनफल इंटू उनके बीच बनने वाले कोण का साइन, उनके बीच बनने वाले एंगल का साइन मान। तो मेरे भाई अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये अगर 20 है तो ये भी कितना होगा कि सर ये भी 20 हो जाएगा, ठीक है। अब आप बताओ, आपको सर AB और AD भी तो आसन भुजाएं हैं, तो इन दोनों आसन भुजाओं का गुणनफल इंटू उनके बीच के एंगल का साइन, एरिया कितना आ जाएगा इसका? सर क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास इसका ये AB इंटू AD, दोनों आसन भुजाओं की लंबाइयों का गुणनफल AB इंटू AD इंटू में इनके बीच का जो कोण है ना इन दोनों आसन भुजाओं के, उसका साइन। तो कोण दिया हुआ है 30, तो 30 का साइन मतलब साइन 30 डिग्री। मुझे लगता है आप मेरी बात को समझ गए। अब मेरे भाई आप AB लिख दीजिए। सर AB दिया हुआ है 40 इंटू AD का मान दिया हुआ सर 20, ये 20 डिग्री नहीं है 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 इंटू, अब साइन 30 डिग्री का मान मुझे लगता है आपको याद होना चाहिए। साइन 30 डिग्री का मान साथी होता है 1/2, तो 1/2 लिख दिया। अब आप आराम से कैलकुलेट कर लीजिए कि सर इससे कट गया कितनी बार? 10 बार। 40 का 10 से गुणा हो गया सर 400, तो आपका आंसर कितना आ गया? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो सिंपल क्वेश्चन था, डायग्राम बनाने से चीजें आसान हो जाती है। तो जब भी ज्योमेट्री का प्रॉब्लम आए ट्राई करिए कि डायग्राम बनाए, डायग्राम बनाने से चीजें आसान हो जाएगी। बढ़ते आगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 2/3, 2/3 समझते हैं आप? 2/3 ऑफ द एडजेसेंट एंगल, मतलब इसका एक एंगल जो है ना वो दूसरे आसन कोण का 2/3 है। 2/3 मतलब 2/3। देन द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, तो कह रहा है पैरेललोग्राम का लार्जेस्ट एंगल बताइए कितना होगा, ठीक है सर। यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसके आसन कोण का 2/3 है, 2/3 है, कह रहा है तो समांतर चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई डायग्राम बनाइए आप। तो चलिए डायग्राम बना लिया। ये मेरे पास एक आसन कोण हो गया, सॉरी समांतर चतुर्भुज हो गया ABCD। आसन कोण बताना है तो मुझे एक बात बताओ, आसन कोण कौन से होंगे कि सर ये वाला और ये वाला होगा, या ये वाला ले लीजिए आप, जो आपको ठीक लगे कि सर ये और ये। समझ रहे हैं आप बात? कि हाँ जी सर ये बात समझ में आ गया। अब मेरे भाई अगर ये कोण थीटा है तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि आसन कोण में एक कोण जो है ना दूसरे का 2/3, तो ये अगर मेरे भाई थीटा है तो ये कितना होगा? 2/3, 2/3 का मतलब 2 थीटा बाय 3, थीटा का 2/3, 2/3 मतलब
2/3, उस एंगल का 2/3। और अब आप जानते हैं कि इन दोनों में बड़ा एंगल कौन होगा। आप कहेंगे सर ये थीटा का 2/3 है और ये पूरा थीटा है, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, है ना। साथियों अगर ये बड़ा है तो ये एंगल हमको निकालना है। अब सर ये कैसे निकालेंगे। मेरे भाई एक बात बताओ, आप जानते हैं ना समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों कोणों का योग 180 कर दीजिए। सर थीटा प्लस 2θ अपॉन 3 बराबर 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3θ प्लस 2θ अपॉन 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको ऐड कर लो आप, तो ये कितना होगा, 3 और 2 5, 5θ/3 इक्वल टू में 180 डिग्री। तो यहाँ से इसको इधर भेज दो तो थीटा कितना आ जाएगा, 180 इंटू 3/5। अब इसको जरा कैलकुलेट करिए। आप कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे 5 से कट गया, 5 तिया 15, बचा कितना, 3, 3 और 0 हो जाएंगे 30, 5 छंग 30, और 36 को 3 से गुणा करने पर आ जाएगा 108। यानी कि साथियों जो आपका बड़ा एंगल है वो 108 डिग्री का होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। तो बेहद आसान क्वेश्चन था, है ना। आइए बढ़ते आगे। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, पांचवें क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है इन विच डायगोनल एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट एट ओ। दोनों जो डायगोनल है ना वो ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, विकर्ण। इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी इज 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ओ ए बी मतलब इस वाले ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछा गया है। इस वाले ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछा गया है। तो हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। दिए गए चित्र एबीसीडी में एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण एसी और बीडी ओ पर एक दूसरे को काटते हैं। यदि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कह रहा है त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना होगा। तो मेरा भाई कितना सिंपल है। आप कहेंगे सर अभी आपने क्या बताया था कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं ना, विकर्ण, वो दो सर्वांगसम त्रिभुजों में एक को बांटते हैं। तो ये भी एक सर्वांगसम त्रिभुज में बांटेगा, इधर वाला भी सर्वांगसम, ये भी सर्वांगसम बांटेगा, इधर वाला भी और इधर वाला भी। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो चारों त्रिभुज है ना इनका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो अगर इसका क्षेत्रफल x है, इसका क्षेत्रफल x है, इसका क्षेत्रफल भी x होगा, इसका क्षेत्रफल भी x होगा। कि हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है ये तो। अब अगर ये है तो पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, आप कहोगे सर 4x, और उसका मान कितना दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे मेरे भाई पूछ रहा है कि इसका एरिया बताओ, मतलब x का मान पूछा है तो 4 से भाग दे दो। x का मान कितना आ जाएगा 56/4। 56 को 4 से काटेंगे तो 14 चौक 56, यानी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ था कि सर 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। आई होप कि आप काफी इंजॉय कर रहे होंगे, यहाँ तक किसी भी दोस्त को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा हो। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 6। आइए साथियों 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 12 एंड 8 सेंटीमीटर एंड इट्स वन डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। और उसका एक विकर्ण भी दिया हुआ है 10। कह रहा है देन द अदर डायगोनल इज, तो इसका कह रहा है दूसरा विकर्ण बताओ भाई क्या होगा। ठीक है साहब, एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं दे रखी 12 और 8 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। चलिए बात करते हैं अब इसका। तो बनाते हैं डायग्राम। कि सर मान लीजिए ये कोई डायग्राम बना दिया हमने। ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी जिसमें इसकी आसन भुजा, मान लीजिए ये और ये आसन भुजा है। तो ये कितना है सर 12 सेंटीमीटर, और ये दूसरी आसन भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना होगा सर 12 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर। ठीक बात है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किस तरह कोई दिक्कत नहीं है। एक विकर्ण दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो आपसे दूसरे विकर्ण के बारे में पूछ रहा है। तो चलो एक कोई भी विकर्ण बना लो। अब यहाँ पे देखो आपकी चॉइस है, आप चाहे किसी एक विकर्ण को बना लो। अगर आप यहाँ एक विकर्ण बनाएंगे तब भी 12 8 आएगा, यहाँ यूज करेंगे तब भी 8 और 12 आने वाले। कोई भी बना लो यार जो आपको बढ़िया लगे। तो चलो मैंने तो इसी को बना लिया कि यार ये एक विकर्ण है और इस विकर्ण की लंबाई मुझे मान लेता हूं कि मालूम है।
इस विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर इस विकर्ण की लंबाई है। ठीक बात है साहब, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कह रहा है कि दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये हुआ कि मुझे है ना दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालनी है, यानी इस विकर्ण की मुझे लंबाई निकालनी है, यानी बीडी मुझे फाइंड आउट करना है। बीडी मुझे फाइंड आउट करना है। तो मेरे भाई आप कहोगे सर स्टार्टिंग में हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? किसी समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं के समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के स्क्वायर का योग उनकी आसन भुजाओं के वर्गों के योग का दुगना होता है। तो बस वही कॉन्सेप्ट लगा दीजिए आप। इस आराम से हमने क्वेश्चन को किया, विकर्णों का स्क्वायर का योग AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर 2 इंटू आसन भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो AC का मान कितना है? 10। सर 10 का स्क्वायर प्लस BD, ये तो आपको निकालना है, बराबर 2 इंटू AB। सर AB दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस BC दिया है 8, यानी 8 का स्क्वायर। ये हो गया BD का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 प्लस 8 का स्क्वायर 64, और ये जो 10 का स्क्वायर 100 है उधर जाके माइनस हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 144 प्लस 64 कितना होगा? 4 और 4 8, 14 और 6 20, 208 माइनस 100। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 208 को 2 से गुणा करेंगे तो 416 माइनस 100। 416 माइनस 100 कितना होगा? 316। यह आया BD का स्क्वायर। BD बराबर कितना होगा? इसका रूट। मेरे भाई आंसर कितना हो गया? BD बराबर √316। अब आप कहेंगे कि सर ये आंसर तो आ नहीं रहा है, तो आंसर में या तो 69 है या 79 है ना? तो इतना बात तो पक्का हो गया कि सर आंसर ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब आंसर या तो ये होगा या ये होगा। कैसे पता करेगी सर कौन सा आंसर होगा? तो मेरे भाई इस 2 को अंदर जब भेजोगे तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, मैंने 4। अगर इसको 4 से गुणा करने पे 316 आ जाए तो ये आंसर, और इसको 2 अंदर भेजोगे तो 2 का स्क्वायर 4, इसको गुणा करने पे अगर 316 दे दे तो ये आंसर। तो देख लो गुणा करके। तो मैंने 79 को 4 से गुणा किया, 4 9 36 के 6 हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 31, आ गया 316। मतलब ये ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। इसको आप गुणा करके देखना, इससे आंसर 316 नहीं आएगा। बेहद आसान क्वेश्चन था ये भी। आई होप कि आपको क्वेश्चन ये भी समझ में आया। आइए बढ़ते हैं साथियों, अब हम जरा आयत के बारे में, आयत को जानते हैं कि आयत क्या होता है। जैसा आपने समांतर चतुर्भुज पढ़ा ना, बस उसकी भुजाओं को सीधा कर दीजिए। तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समांतर होती है, वैसे ही आयत की भी आमने सामने की भुजाएं समान और समांतर होती है, लेकिन उन भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। ये ध्यान रखिए, वहां भुजाओं का कोण 90 डिग्री नहीं था, यहाँ भुजाओं के बीच एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। वहां पे विकर्ण हमारे बराबर होने जरूरी नहीं थे, यहाँ पे विकर्ण बराबर होने जरूरी है, यानी यहाँ विकर्ण भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो यही कुछ खास बातें हैं। तो डेफिनेशन है, ए पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज इज कॉल्ड रेक्टेंगल इफ इट्स ऑल एंगल आर 90 डिग्री। अगर उस समांतर चतुर्भुज के सारे कोण को 90 डिग्री बना दे तो भी आयत बन जाएगा। दूसरा कि इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज ए रेक्टेंगल, और अगर उसके विकर्ण को बराबर कर दे किसके? समांतर चतुर्भुज के, तो भी वो क्या बनेगा साथियों? आयत बन जाएगा। वही बात हिंदी में लिखा हुआ, किसी समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 90, सभी कोण 90 डिग्री होते हैं, उसे आयत कहते हैं। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो जाए तब भी वो क्या बन जाएगा? आयत बनेगा। इंपॉर्टेंट लाइन से ध्यान रखना है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज को आयत सिद्ध करना है तो या तो कोण 90 डिग्री ले आओ या विकर्ण को बराबर सिद्ध कर लो। तो जैसे मैंने आपके सामने एक डायग्राम बना के बताया है, ABCD एक मान लीजिए आयत है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी और समांतर होगी। ये भुजा इसके बराबर और समांतर होगी। एक बात, सारे कोण जो है ना 90 डिग्री होंगे, ये कोण भी 90 डिग्री, ये कोण भी 90 डिग्री, ये कोण भी 90 डिग्री, जबकि समांतर चतुर्भुज में 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है। तो आपको क्या बात समझ में आई कि आयत एक समांतर चतुर्भुज है लेकिन समांतर चतुर्भुज आयत नहीं है। इसके साथ में विकर्ण भी आपस में क्या होंगे? सर बराबर, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर। मतलब ये विकर्ण और ये विकर्ण आपस में बराबर होंगे, है ना? AC विकर्ण और AD विकर्ण, यानी हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एंगल 90 डिग्री, एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D,
ये सारे बराबर होंगे और 90 डिग्री होंगे। दूसरी बात यह है कि विकर्ण बराबर होंगे, मतलब AC बराबर BD होगा। विकर्ण भी आपस में कैसे होंगे साथियों, बराबर होंगे। और विकर्ण वहां पे, यहाँ पे जो है ना समद्विभाजित करेंगे, एक दूसरे बाइसेक्ट करेंगे, तो वो आगे अगले हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बीच में आ जाएगा। तो डेफिनेशन तो आई थिंक आपको क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं आगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रेक्टेंगल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है? पहला पॉइंट, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, जो कि मैंने आपको बताया था कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन नॉट नेसेसरी बाइसेक्ट एट राइट एंगल, लेकिन उनके बीच में 90 डिग्री कोण बने ऐसा जरूरी नहीं है। क्या मतलब हुआ सर? कि इनके बीच में 90 डिग्री कोण हो ऐसा जरूरी नहीं है। बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करने का मतलब अगर ये O पॉइंट है तो ये और ये बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे, ये बराबर होंगे, लेकिन 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करें ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो साथियों, जो हमारा पॉइंट था, डायगोनल ऑफ राइट एंगल इक्वल होंगे, बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करें ऐसा जरूरी नहीं है। तो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि समकोण पर एक दूसरे को काटें। और एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो भी ध्यान रखना, जो जो प्रॉपर्टी समांतर चतुर्भुज में लग रही थी ना, वो सारी प्रॉपर्टी आयत में भी लगेगी। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये जो विकर्ण है ना, इन दोनों त्रिभुज, दो सर्वांगसम त्रिभुज में बांटेगा। ये विकर्ण भी क्या करेगा, इन दोनों को सर्वांगसम त्रिभुज में बांटेगा। मतलब ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया भी क्या होंगे, बराबर, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज का ही एक स्पेशल केस है। तो समांतर चतुर्भुज के जितने भी प्रॉपर्टी है वो सारे इसमें भी काम करेगी, है ना। तो समांतर चतुर्भुज अगर आपको याद हो गया है तो आयत में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। द फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज रोम्बस। रोम्बस मतलब समचतुर्भुज। आयत की आसन भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली लाइन, जोड़ने से बनने वाली जो आकृति है वो साथियों समचतुर्भुज होती है। बात को याद रखना, कई बार ये हो सकता है कि आपसे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए। तो अगर जैसे ये कोई मान लीजिए आपके पास आयत है, तो इसके मिड पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, जैसे ये ABCD हमारे पास आयत है और इनके मिड पॉइंट है, मान लीजिए इसका मिड पॉइंट है, इस भुजा का ये मिड पॉइंट है, इस भुजा का ये मिड पॉइंट है और इस भुजा का ये मिड पॉइंट है। तो अगर ये मिड पॉइंट है साथियों, तो इनको ज्वाइन करने से जो हमारा डायग्राम बनने वाला है ना, वो समचतुर्भुज होगा। जैसे मैं इसको इससे मिला दूं, अब समचतुर्भुज क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे कल के लेक्चर में, कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं कैसी हो, समान हो और समांतर हो, लेकिन उसके बीच में एंगल 90 डिग्री ना बने, तो वो होता है समचतुर्भुज। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं DEFG, तो जो हमारे पास साथियों, ये नहीं, डी नहीं नाम दे सकते क्योंकि डी तो आ चुका है ना। एक काम करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं नाम को। हाँ जी, डी तक हो चुका था ना, EFGH। साथियों, ये जो EFGH है ना, ये बनेगा रोम्बस, यानी कि समचतुर्भुज। ये साथी होगा हमारा समचतुर्भुज, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि आयत के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो आकृति बनती है वो कहलाती है समचतुर्भुज। अब बढ़ते हैं आगे। आइए तीसरे पॉइंट में, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। आयत के अगर विकर्ण की बात करें तो साथियों विकर्ण हो जाएगा एल स्क्वायर, अंडर रूट L² प्लस B², है ना। कारण क्या है? तो जैसे आयत कोई बनाया हमने, मान लीजिए कि ये कोई आपके पास आयत है। अब इस आयत में साथियों ये भुजा, ये ABCD आयत है और इसमें ये L है, ये B है, और यहाँ एंगल 90 डिग्री बनता है। तो ये जो विकर्ण होगा वो कितना होगा कि सर समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो अंडर रूट L² प्लस B² हो जाएगा, है ना। तो ये चीज विकर्ण की लंबाई के लिए आप ध्यान रखना है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये भी बड़ा काम का पॉइंट है कि जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं ना साथियों, वो बनाते हैं आयत। भुजाओं के समद्विभाजक बनाएंगे समचतुर्भुज, ठीक है, और कोणों के समद्विभाजक बनाते हैं आयत। इसके आयत के बाइसेक्टर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म्ड अनदर रेक्टेंगल, दूसरा एक रेक्टेंगल बनाएंगे। आयत के कोणों के समद्विभाजक एक अन्य आयत बनाते हैं। कोण के समद्विभाजक का मतलब, कोण के समद्विभाजक का मतलब साथियों ये हुआ मेरे पास कि
जैसे ये मैंने कहा कि आपके पास ए बी सी डी एक आयत है, और अब मैं इनके एंगल बाइसेक्टर बना रहा हूँ, है ना। चलिए एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं। ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, मान लीजिए आपके पास ए का समद्वि भाजक हो गया। एक मैंने कहा कि चलो बी का समद्वि भाजक बना लेते हैं, ये बी का समद्वि भाजक हुआ, यानी ये दोनों कोण बराबर है। सी के समद्वि भाजक बना लेते हैं, सी के समद्वि भाजक। इसी तरह डी के समद्वि भाजक बना लेते हैं। तो सर डायग्राम मुझसे दिक्कत हो गई बनने में, कोई बात नहीं, मैं इसको सुधार दूंगा। अब एग्जैक्ट देखो नाप तोल के तो मैं बना नहीं रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा आपको डायग्राम देखने में हो सकता है कि सर ये अजीब सा लग रहा है। ये चलिए, ये जैसे लगभग हमने डायग्राम बना लिया। तो ये जो हमारे पास कोणों के समद्विभाजक है ना, कोणों के समद्विभाजक मतलब ये वाला कोण इसके बराबर है, ये कोण ये बराबर होगा, यानी इसको बराबर भागों में बांट रहा है। फिर ये कोण बराबर होंगे, इसी तरह से ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। तो साथियों इनके जो मिलने से बनेगी ना आकृति, जैसे मान लो इसको मैं पी क्यू आर एस नाम दे दूं, पी क्यू आर एस। तो ये जो पी क्यू आर एस डायग्राम है ये भी एक आयत होगा। तो भुजाओं के समद्विभाजक को मिलाने से क्या बनेगा आयत में, सर समचतुर्भुज, और कोणों के समद्विभाजक से आयत बनेगा, यानी कि पी क्यू आर एस ये भी क्या बनेगा, एक आयत होगा ना। तो इसको जरूर ध्यान रखना, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सारे मैंने आपको एकदम नोट्स बना के दे दिया है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, बस इस नोट्स को पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। एग्जाम में इसी टाइप के इस पर ही क्वेश्चन आ जाएगा और आप कर लेंगे आराम से, है ना। बिल्कुल घबराइए मत। अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं साथियों क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि the diagonal of rectangle ABCD meet at O if angle BOC is 44 डिग्री। ये BOC दिया हुआ डायग्राम में 44 डिग्री, कह रहा OAD इज इक्वल टू OAD मतलब ये वाला कोण आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। कह रहा है ABCD के विकर्ण बिंदुओं पर मिलते हैं, यदि कोण BOC बराबर 44 डिग्री है तो कोण OAD का मान बताइए। तो मेरे भाई एक आयत है, ये कोण आपको पूछा है, ये कोण दिया है, एक आयत है। तो आप कहेंगे कि सर ये अगर, तो चलिए एक काम करते हैं, आप तुरंत कहेंगे कि देखिए ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे को काट रही है, तो शीर्षाभिमुख कोण हो गया ये तो अपोजिट एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल कितने होते हैं, सेम, तो ये भी कितना हो गया सर 44 डिग्री। मेरे भाई इसके बाद आप कहेंगे कि सर जो इसके डायगोनल है ना वो सेम होते हैं, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो अगर मैं कहूं कि AC बराबर AD है, AC बराबर कितना है BD, ठीक बात है। और फिर मुझे मालूम है कि ये इसके बराबर है लंबाई और ये बराबर है। तो क्या आप मेरे भाई यहाँ से बात समझ गए कि सर ये और ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। OA और OB भी क्या होंगे, बराबर। तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। और अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब ये कोण अगर थीटा है तो ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण भी क्या होंगे, बराबर। ये भी कोण कितना हो गया, थीटा। क्या आप मेरी बात से यहां तक सहमत है कि आपको ये एंगल 44 था तो ये 44 हो गया, सर बिल्कुल ठीक है। इसके विकर्ण बराबर है और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो बाइसेक्ट करते हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे आपस में, बराबर। कि सर OD और OA भी बराबर होंगे, है ना। यहाँ सर बिल्कुल ठीक है। मैं इसको प्रूफ करने की जरूरत तो चलिए कर ही देता हूँ मैं कि यार ACBD। तो मुझे बता AC कितना होगा, कि सर AC होगा 2OA के बराबर। 2OA के बराबर क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है। इसी तरह ये BD जो है ना वो 2OD के बराबर होगा, कि हाँ सर ये ठीक बात है, 2OD के बराबर है। देखिए 2OD के बराबर, 2 से 2 काट दिया आपने तो OA बराबर कितना आ गया, OD। आपको दिख गया कि सर OA और OD बराबर है।
इस त्रिभुज के दो कोण, तो इस सामने सामने की भुजा, अगर ये दो भुजा बराबर है तो इनके सामने सामने के कोण भी बराबर, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। और आप ये जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब थीटा प्लस 44 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 44 डिग्री उधर जाके माइनस, तो थीटा प्लस थीटा हो गया साथियों 2 थीटा, और ये उधर जाके माइनस, तो 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो 2 थीटा बराबर होगा 136 होगा क्या? ठीक, हाँ ठीक है, 2 से डिवाइड कर दीजिए। थीटा बराबर होगा 136 डिग्री बाय 2, तो 2 से भाग दिया, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 68 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, जनरल प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन दिया गया था। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सेकंड नंबर में कह रहा है कि इन द गिवन फिगर व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एस टी आर। ट्रायंगल एस टी आर, इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है ना पी क्यू आर एस, इस रेक्टेंगल के एरिया से क्या रेशियो है? कुल मिला के आपसे कहा यह जा रहा है कि त्रिभुज आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज एस टी आर का क्षेत्रफल, ठीक है सर, और आयत पी क्यू आर एस के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। पी क्यू आर एस के क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात का मतलब फ्रैक्शन में, तो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई एक काम करिए, आप एस टी आर का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार तो यही लोगे आप, तो मैंने मान लिया आधार कितना है एल, ऊंचाई को मान लिया एच, तो ये ऊंचाई एच है। तो मेरे भाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार तो हो गई पूरी लंबाई एल, और ऊंचाई कितनी हो गई सर? ये ऊंचाई हो गई एच, तो ये ऊंचाई एच आ गई बराबर। इस सर तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। अब आप लिखिए आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका मतलब एल इंटू एच। और अब आपको आराम से दिख गया कि सर ये तो सारे कट गए, एल एच कट गया एल एच से, तो आंसर कितना आ गया 1/2, यानी रेशियो क्या आ गया कि सर 1:2 आ गया। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था, 1:2। अनुपात पूछा था तो अनुपात हमने निकाल दिया, तो एकदम आसान था, एरिया का क्वेश्चन था, हमने आराम से कर लिया। आइए तो अब बाबू बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि द डायगोनल बिलो, डायग्राम बिलो ABCD is a rectangle. The area of isosceles right angle triangle BCE, right angle triangle BCE, ये राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स मतलब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी कि ये दोनों भुजाएं इसमें क्वेश्चन डायग्राम में देखो आपको बराबर दिया हुआ है, और ये कोण समकोण त्रिभुज भी दिया गया है। ठीक बात है सर। अब आगे क्या बोला जा रहा है? और इसका जो क्षेत्रफल है ना वो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड डीई इक्वल टू 3BC है। डीई जो है ना, ये डीई वो ईसी का 3 गुना है, डीई ईसी का 3 गुना है। कह रहा व्हाट इज द एरिया ऑफ एबीसीडी, तो आपको है ना इस आयत एबीसीडी का एरिया निकालना है। नीचे दिए गए चित्र में एबीसीडी एक आयत है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बीसीई का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तथा डीई 3 इंटू इसी है, तो एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो मेरे भाई एक काम करते हैं अपन, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, इसी से शुरू करते हैं कि त्रिभुज ए नहीं, बीईसी है ना, बीसीई, बीसीई का क्षेत्रफल वो कितना दिया हुआ है सर? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 1/2 इंटू ईसी, आधार इंटू ऊंचाई, आधार हो गया इसका ईसी, ऊंचाई हो गया इसका
BC और दोनों बराबर है, तो मुझे एक बात बताओ ना, मैं एक काम करूँ क्या, इसको x मान लो, यहाँ से इसको x मान लीजिए, तो ये भी कितना हो जाएगा x। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं कि यहाँ से x मान लिया, ये x हो गया। एक और भी तो हमको रिलेशन दिया हुआ है ना कि जो DE है ना वो 3EC है, 3EC, DE का मान कितना 3EC, EC तो हमने मान लिया कि x है, तो DE कितना होगा सर 3x। तो मेरे भाई जो ये DE है ना आपको मिल गया 3x। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, EC इंटू AB, तो x x है दोनों, EC इंटू BC बराबर 14। ये दो का मल्टीप्लाई कर दो, EC इंटू BC, EC का मान x, BC का मान x, तो कितना हो गया 14 दूनी 28, यानी यहाँ से मेरे भाई आपको x स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक काम करते हैं, आपको करना क्या है, तो आप कहोगे सर मुझे इस आयत ABCD का क्षेत्रफल निकालना है, लिख देते हैं यहाँ पे आयत ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार कितना है DC, आधार हो गया साथियों DC इंटू ऊंचाई BC। ठीक है सर, ये हो गया BC। अब DC है कितना, तो आप कहेंगे 3x प्लस एक्स 4x, सर DC तो है 4x, BC कितना है, आप कहेंगे BC सर है x, तो 4x इंटू एक्स कितना हो गया 4x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको दी गई है 28, तो आपके पास आंसर होगा 4 इंटू 28, और 4 इंटू 28 कितना आ जाएगा 28 दूनी 56, 56 का दुगना 112, यानी आंसर हो गया आपका 112 सेंटीमीटर। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साथियों आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी कि समांतर चतुर्भुज के अंदर हमने दो तरह के क्वेश्चन पढ़े समांतर चतुर्भुज में, एक तो समांतर चतुर्भुज पढ़ा, एक आयत पढ़ा, चतुर्भुज पढ़ा। तो हमने चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत पढ़ा, और इस क्लास को आपने काफी एंजॉय किया। बहुत सारी चीजें आपको छोटी छोटी समझ में निश्चित रूप से आई होगी। आपको ये क्लास कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश अब मेरी रहेगी कि जब तक कोर्स नहीं होता है रेगुलर क्लासेस आपके लिए लेकर आऊं, बिल्कुल बिना गैप किए, क्योंकि एग्जाम में अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो मैं पूरी पूरी कोशिश करके बहुत जल्दी सिलेबस खत्म कर दूंगा। 25 तारीख से मेरी छुट्टियां भी हो जाएगी स्कूल की, क्रिसमस से, तो विंटर ब्रेक में फ्री रहूंगा मैं, और आपकी लंबी क्लासेस लेकर जल्दी से सिलेबस को खत्म करेंगे। तो साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में, अब मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।